इसमें हम आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है, सॉरी 6 है HVAC का। अच्छा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ह्यूमन कंफर्ट के हवाले से, और फिर मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि HVAC के जो प्रोसेस हम डिज़ाइन करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू डिज़ाइन द HVAC इन अ बिल्डिंग या किसी भी जगह पे आपको उसको कंस्ट्रक्ट करना है तो कौन से पैरामीटर्स को सामने रखना है, वो पैरामीटर्स मैंने आपको कल बताए थे। आज जो है वो आपको बताऊंगा कि हमने पहले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था कि HVAC का बेसिक पर्पस क्या है। HVAC इज डिज़ाइन फॉर द थर्मल कंफर्ट ऑफ ऑक्यूपेंट्स। आपको शायद याद होगा, मैं लिख देता हूँ फॉर ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या है कि वो जो ऑक्यूपेंट्स हैं उनको थर्मल कंफर्ट प्रोवाइड करें। तो अभी तक हम कंफर्ट के हवाले से ही पढ़ते आ रहे हैं। आज हम इसको फाइनली देखेंगे कि कंफर्ट क्या होता है और थर्मल कंफर्ट क्या है, और इसको फिर हम वाइंड अप करेंगे। कंफर्ट के जो लेक्चर है जितने, उसको वाइंड अप करके हम आगे जाएंगे। तो आज हमारा लेक्चर है अबाउट द थर्मल कंफर्ट। थर्मल कंफर्ट क्या होता है और ये वहाँ के ऑक्यूपेंट्स के लिए, यानी बेसिकली जो है वो थर्मल कंफर्ट ऑक्यूपेंट्स पे कैसे असरअंदाज हो रहा है। तो थर्मल कंफर्ट की अगर डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन तो है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थर्मल कंफर्ट। तो थर्मल कंफर्ट क्या है कि इट इज अ सिंपली कहते हैं कि सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, पीपल आर ईदर सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड विद देयर थर्मल एनवायरनमेंट। अगर लोग या वहाँ के ऑक्यूपेंट्स उस बिल्डिंग के इधर दे आर सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाई हैं या डिससेटिस्फाइड। इस सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन का जो पैमाना है या इसका जो स्केल है, इसको हम सामने रखते हुए कहते हैं कि दिस इज थर्मल कंफर्ट। थर्मल कंफर्ट की डेफिनेशन ये होगी कि ऑक्यूपेंट्स आर satisfied with their thermal environment। ठीक है, तो डेफिनेशन सिंपल है इसकी कि इट शोज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द ऑक्यूपेंट्स रिगार्डिंग थर्मल एनवायरनमेंट। यानी थर्म मींस थर्मल, आपको थर्म का मतलब पता होगा। थर्म मींस टेम्परेचर। ठीक है, तो बेसिकली HVAC का पर्पस भी होता है कि आप टेम्परेचर मेंटेनेंस, या तो हीटिंग कर रहा होता है या कूलिंग कर रहा होता है। उसके साथ सम अदर फैक्टर्स हैं जो कि साइकोलॉजिकली ह्यूमन पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। वो उसका हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो डेफिनेशन में अगर इसकी देखें तो हम यहाँ बात करते हैं कि सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑक्यूपेंट्स रिगार्डिंग थर्मल एनवायरनमेंट। तो थर्मल एनवायरनमेंट के हवाले से ह्यूमन की या पर्सन्स की या स्टाफ की या वर्कर्स की या ऑक्यूपेंट्स ऑफ द बिल्डिंग, दे आर सेटिस्फाइड, देन वी कैन से दे आर प्रोवाइडेड विद द थर्मल कंफर्ट। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई। अच्छा, इसमें एक और चीज ये है कि अब अगर सिंपल मैं कहूँ कि सेटिस्फैक्शन से क्या मुराद है। सेटिस्फैक्शन से मुराद ये है कि हमारे पास वही पैमाने हैं, नॉट फीलिंग टू हॉट, नॉट फीलिंग टू कोल्ड। ठीक है, तो सेटिस्फैक्शन क्या है। सेटिस्फैक्शन इन दोनों के बीच की दर है। इफ द पर्सन इज फीलिंग टू हॉट, इट मींस he is discomfortable with his thermal environment। और अगर उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है उसी जगह पे, उसी स्पेस पे जहाँ पे वो ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इट मींस दैट ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द थर्मल एनवायरनमेंट। तो नॉट फीलिंग टू हॉट, नॉट फीलिंग टू हॉट, नॉट फीलिंग टू कोल्ड, बीच का जो दरमियानी का रास्ता है, दरमियान का जो रास्ता है, दैट इज कॉल्ड द सेटिस्फैक्शन। द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मींस, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इन थर्मल कंफर्ट मींस नॉट फीलिंग टू हॉट, नॉट फीलिंग टू कोल्ड। तो मैंने आपको सेटिस्फैक्शन बता दी। अगर इस पैमाने, इस डिग्री से सेटिस्फैक्शन क्या मतलब है, अगर दिस इज हॉट एंड दिस इज कोल्ड, अगर उस डिग्री से
आप जितना दूर जा रहे हैं, मतलब कि सेंटर हमारा सेटिस्फेक्शन भी यही है। तो अगर हम इससे टुवर्ड्स हॉटनेस या हॉट कोल्डनेस की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन आ जाएगा। तो थर्मल एनवायरनमेंट ही कर रहा होता है हमारा, बेसिकली एनवायरमेंटल फैक्टर ही है, एनवायरमेंटल पैरामीटर है जो कि थर्मल डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अच्छा, थर्मल कंफर्ट जो है वो मैं लिख देता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है थर्मल कंफर्ट जो है वो इट इज नॉट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब अ बिट कॉम्प्लेक्स है। स्पेसिफिक इस हवाले से नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई इस स्पेस पे पर्टिकुलरली ऐसे थर्मल कंफर्ट आ जाएगा, मतलब एक स्पेस का दूसरे स्पेस पे फिट नहीं हो सकता या दूसरे स्पेस का थर्ड स्पेस पे फिट नहीं हो सकता। तो देयर आर डिफरेंट mechanisms for different spaces। इसी तरह it is different for different spaces, यानी एक स्पेस का पर्टिकुलर जो मेथड है वो दूसरी स्पेस पे अप्लाई नहीं होगा। और इसी तरह यानी नो वन साइज फिट्स ऑल, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं दूसरा फैक्टर इसका जो है वो है पर्सन। ये भी नो वन साइज फिट्स ऑल, यानी पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर रहा होगा। आपने देखा होगा एक ही जगह पे रूम एक ही होता है, बास लोगों को उस रूम के अंदर थोड़ी सी कोल्डनेस फील हो रही होती है, और बास लोगों को कहते हैं कि यार टेम्परेचर हमारी बॉडी में बिल्कुल नॉर्मल है, बास लोग कहते हैं कि हमें गर्मी लग रही है। तो एक पर्सनल फैक्टर भी है जो कि वेरी करता है, इस पे हम नो वन साइज फिट्स ऑल नहीं कर सकते। मतलब ये एक टेम्परेचर की रेंज है जो सबको कंफर्ट देती है, लेकिन सम टाइम इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो हमने किसको देखना होता है, वी नीड टू कवर द 80% ऑक्यूपेंट्स ऑफ द स्पेस, ठीक है। हमने उस जैसे मैंने इस बिल्डिंग का करना है, अगर एचपीसी इंस्टॉल करना है तो मैंने देखना है कि 80% पीपल जो है दे मस्ट बी सेटिस्फाइड विद देयर थर्मल एनवायरनमेंट। तो उसके लिए हमें वही सारे फैक्टर, इसके अलावा साइकोमेट्रिक मैंने चार्ट आपको पढ़ाया था कि सिर्फ एक टेम्परेचर एक फैक्टर नहीं है, उसमें ह्यूमिडिटी भी है कि टेम्परेचर आपने बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया, देयर इज नो फ्रेश एयर, देयर इज टू मच ह्यूमिडिटी, तो अगेन इट विल आल्सो प्रमोट टू द थर्मल डिस्कम्फर्ट, ठीक है। The people will not feel well, ठीक है। और अच्छा, फिर एक चीज और ये है कि थर्मल डिस्कम्फर्ट जो है ये नॉट ओनली दिस इज हेल्थ हैजर्ड, इसका जो डिसएडवांटेज है, यानी अगर थर्मल डिस्कम्फर्ट होगा या थर्मल कंफर्ट नहीं होगा तो इट विल लीड टुवर्ड्स हेल्थ हैजर्ड, ठीक है। ऑक्यूपेंट्स या वहां पे ऑक्यूपेंट्स हैं, या अगर कोई बिल्डिंग ऐसी है जहाँ पे कोई ऑफिस खुला हुआ है, तो नॉट ओनली इट इज हेल्थ हैजर्ड टू द पीपल, टू द स्टाफ, बट आल्सो इट विल रिड्यूस द ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। आपने कभी नोट किया होगा जब शरीर सर्दी पड़ी होती है तो उसमें लिखा नहीं जाता, ठीक है, उंगलियां बिल्कुल वेट हो गए, यानी पेन भी नहीं पकड़ा जा रहा होता है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ टू कोल्ड, यानी डिस्कम्फर्ट डिस्कम्फर्ट लेवल इतना आ चुका होता है कि हमारी एक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाती है। तो टू मच हॉट टू मच कोल्ड हमारी एक्टिविटी को भी डिस्टर्ब करता है, आपको वर्कर्स की एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, स्टाफ की एफिशिएंसी जो है अगेन वो थर्मल कंफर्ट के अंदर है। तो एक नुकसान क्या होगा कि इट इज हेल्थ हैजर्ड, दूसरा नुकसान ये होगा कि आपको जो आपकी जो पोटेंशियल वर्क फोर्स है, इफ यू हैव सम वर्क प्लेस, अगर वर्क प्लेस है और वहाँ पे आपको जो एफिशिएंसी लेना चाह रहे हैं स्टाफ से, वो एफिशिएंसी आपको रिड्यूस मिलेगी। शदीद गर्मी है, गर्मी के अंदर आपने देखा होगा मजदूर जब लेबर काम कर रही होती है, जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ उनकी एफिशिएंसी कुछ और होगी, ठीक है। अगर यही काम आप नाइट के टाइम कराना शुरू करेंगे तो आपको हो सकता है एफिशिएंसी कुछ और मिले। तो ये एक फैक्टर है, थर्मल डिस्कम्फर्ट विल लीड टुवर्ड्स द रिडक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, एक इसका नुकसान ये भी है। अच्छा, अब थर्मल कंफर्ट के अंदर जो फैक्टर्स है, अच्छा इसके लिए
एक वेबसाइट लिख लीजिएगा, थर्मल कंफर्ट फैक्टर जो है वो www.hsc.government.uk, ठीक है। शायद यही उनकी गवर्नमेंट की अपनी एक HSC की हेल्थ सेफ्टी एग्जेक्टिव की उनकी अपनी वेबसाइट है, जहाँ पे आप ये जब सर्च करेंगे थर्मल कंफर्ट के फैक्टर्स तो वहाँ पे वो फैक्टर्स सारे खुल जाएंगे। और आज उसी से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे फैक्टर्स पढ़ाऊंगा। तो फैक्टर्स नॉर्मली दो टाइप्स के फैक्टर हैं हमारे, इसमें हम कुछ पहले पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। हम वो डिस्कस करेंगे जो हमने नहीं पढ़े थे। दो फैक्टर्स हैं। नंबर 1 फैक्टर हमारा होगा इन्वायरमेंटल फैक्टर और दूसरा है हमारा फैक्टर जो है वो पर्सनल फैक्टर, ठीक है। तो पर्सनल फैक्टर भी है और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है। और इसमें आप इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कुछ आपने पढ़े भी थे लास्ट टाइम, तो मैंने आपको ह्यूमन कंफर्ट के बारे में बताया था, जिसके अंदर था एयर टेम्परेचर। अच्छा, जो हमने नहीं पढ़ा था वो हमने नहीं पढ़ा था रेडिएंट एयर। तीसरा है आर है, जिसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। और चौथे नंबर पे जो है रेडिएंट हीट भी कह सकते हैं, रेडिएंट एयर भी कह सकते हैं इसको। और चौथे नंबर पे जो है वो हमारा है एयर वेलोसिटी। जब हम पर्सनल फैक्टर की बात करते हैं तो देयर आर 2 पर्सनल फैक्टर्स। नंबर 1 ये हमने नहीं पढ़े थे, नंबर 1 क्लॉथिंग और नंबर 2 है हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी। So these are the six factors we can say that contribute to the thermal factor। यानी जब आप 6 पैरामीटर्स को 6 फैक्टर्स को पढ़ लेंगे, इनको कंट्रोल कर लेंगे, तो यू कैन प्रोवाइड द थर्मल कंफर्ट टू दैट ऑक्यूपेंट्स। उस एरिया के आप ऑक्यूपेंट्स को थर्मल कंफर्ट दे सकते हैं। इसमें से हमने कुछ पढ़ लिए थे, लाइक एयर टेम्परेचर पढ़ लिया था। टेम्परेचर आपको पता है इज द मेन फैक्टर, ठीक है। तो जो हमने पढ़ लिया मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। एयर टेम्परेचर आपको पता है कि टेम्परेचर हमने डिस्कस किया था कि टू मच हॉटनेस कोल्डनेस के जो लेवल है वो टेम्परेचर है और इट मस्ट बी 22 टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके थे, इसको मैं रेज कर देता हूं। दूसरा फैक्टर है हमारा रेडिएंट हीट या रेडिएंट टेम्परेचर कहते हैं इसको। रेडिएंट हीट या रेडिएंट टेम्परेचर, ठीक है। रेडिएंट टेम्परेचर समझने के लिए रेडिएंट टेम्परेचर को समझने के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि एक प्रोसेस होता है कंडक्शन का, ठीक है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ठीक है। ये बेसिकली हीट ट्रांसफर मेथड्स है, मेथड फॉर द स्प्रेड ऑफ हीट। वो कौन से? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और डायरेक्ट बर्निंग। तो फिलहाल हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ रेडिएंट टेम्परेचर की अगर बात करूं व्हिच इज द एनवायरमेंटल फैक्टर फॉर थर्मल कंफर्ट, तो उसमें जो रेडिएंट टेम्परेचर है उसका एक आपको बताया कि कंडक्शन एक फिनोमिना है जिसके जरिए हीट या कोल्ड ट्रांसफर होती है, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ हीट, द ट्रांसफर ऑफ कोल्डनेस दोनों हो सकती है। आप नॉर्मली देखते होंगे कि गर्मियों में जब शदीद गर्मी होती है तो वो हमारी सीलिंग जो है या जो छतें हैं वो गर्म हो जाती है। उसकी मेन रीजन क्या है कि इसके अंदर कंडक्शन का फिनोमिना चल रहा होता है। और इसी तरह जब ठंड होती है, बाहर सर्दी होती है, तो अल्टीमेटली कंडक्शन का फिनोमिना चलता है। तो बाहर की जो ठंड है वो हमारी जो सीलिंग्स हैं उसके अंदर जो आयरन लगा होता है वो उसको बेसिकली कंडक्ट कर रहा होता है, पास कर रहा होता है। जैसे कहते हैं ना वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वाटर की एक कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कंडक्शन करती हैं। कंडक्टर मीन्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है। तो दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट
और दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ कोल्डनेस। इसी तरह यहाँ पे क्या है कि रेडिएंट टेम्परेचर क्या होता है कि कुछ सोर्सेज रूम के अंदर ऐसे होते हैं which may be considered as the conductor, ठीक है, उसको हम कहते हैं रेडिएंट टेम्परेचर। एक तो टेम्परेचर ये जो मैंने आपको एयर टेम्परेचर बताया था, एक फैक्टर क्या था हमारा एयर टेम्परेचर जो हम डिस्कस कर चुके थे। यहाँ बात हो रही है रेडिएंट टेम्परेचर, यानी कोई सोर्स रूम के अंदर या बिल्डिंग के अंदर ऐसा है which might conduct heat or which might conduct coldness to that area, ठीक है। एग्जांपल ये है कि आपने कभी देखा होगा अगर रूम एक ऐसा रूम है या लॉन्च है जिसके पास किचन जहाँ पे ओवन रखा है, जहाँ पे हीट बर्न हो रही है, चूल्हा जल रहा हो, तो आपको वो रूम ज़्यादा गर्म मिलेगा। तो ये क्यों? बिकॉज ऑफ द कंडक्शन। वहाँ पे एक रेडिएंट सोर्स है, वहाँ पे ओवन रखा है, वहाँ चूल्हा रखा है, जो कि कॉज बन रहा है द कंडक्शन ऑफ हीट टू दैट रूम। तो हमने इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर एक तो एयर टेम्परेचर देखना है कि एयर का टेम्परेचर कितना है, दूसरा कोई ऐसा रेडिएंट सोर्स तो नहीं है विच प्रोवाइड रेडिएंट टेम्परेचर, रेडिएंट हीट, जो कि वहाँ पे वो सोर्स जो कि हीट प्रोड्यूस कर रहा हो, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है? रेडिएंट टेम्परेचर की एग्जांपल क्या हो सकती है? मिसाल के तौर पे सन, डायरेक्ट सन की, ठीक है, सूरज की जिस जगह पे बाज घर ऐसे बने होते हैं कि उस पे सूरज बिल्कुल सीधा पड़ रहा होता है, तो वो घर बिल्कुल बेसिकली गर्म होते हैं, तो उनका जो रेडिएंट सोर्स होता है वो सन होता है। बाज जगह पे ओवन रखा हुआ है, केल है, कोई भट्टी है, इसी तरह किचन का सोर्स है, ठीक है। और क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक फायर लगी, इसी तरह कोई फायर जल रही है घर के अंदर, तो these are the radiant sources, हम इसको कह सकते हैं these produce the radiant temperature। क्यों? because these are the sources of radiant heat, ठीक है। सूरज की शुआएं डायरेक्ट आ रही है, कमरे में पड़ रही है, बहुत गर्म हो गया, दूसरा कमरा बिल्कुल है, जैसे जो टॉप फ्लोर होता है नॉर्मली वो गर्म होता है बिकॉज इट इज रिसीविंग द डायरेक्ट सनलाइट, ठीक है। तो ये सोर्स रेडिएंट टेम्परेचर का मींस नंबर 2। तो सेकंड फैक्टर हमारा रेडिएंट टेम्परेचर हो गया, तो ये भी हम साफ कर देते हैं। अच्छा, तीसरा फैक्टर है हमारा तीसरा फैक्टर हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसका मैंने पूरा एक आपको लेक्चर बना के दिया, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। चौथा है हमारा एयर, हमारा है एयर वेलोसिटी, ये हमने थोड़ा सा डिस्कस। एयर वेलोसिटी ये क्या डिस्क्राइब करता है? देखिए, डिस्क्राइब द speed of air which is moving across the outlets, ठीक है। एयर वेलोसिटी क्या है कि ये वो बेसिकली स्पीड ऑफ एयर बता रहा है। मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि स्पीड ऑफ एयर, वो स्पीड ऑफ एयर जो कि मूविंग अक्रॉस द ऑक्यूपेंट्स, जो कि ऑक्यूपेंट्स के पास से होकर गुजर रही है, क्योंकि जब हवा नहीं चल रही होती तो अगेन इट इज अ प्रॉब्लम, इट क्रिएट्स सफोकेशन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ एयर भी होनी चाहिए। इफ एयर इज स्टैग्नेंट, अगर एयर रुक गई तो ये आपका डिस्कम्फर्ट जोन पे लेके चली जाएगी, ठीक है। तो कंफर्ट के लिए आपको ऑक्यूपेंट्स जो है वो आपको कंटिन्यूअसली अपनी एयर की जो स्पीड है वो मूव करानी पड़ेगी। इट शुड नॉट बी स्टैग्नेंट, बिल्कुल रुकी नहीं होनी चाहिए। फिर स्पीड ऑफ एयर, जब एयर फर्स्ट या गर्म एयर चल रही होती है तो वो अपने हेल्थ हैजर्ड लेके आ रही होती है। इसका कोल्ड एयर जब चल रही होती है तो इट इज अगेन क्रिएट्स प्रॉब्लम। आपको पता है जिस जगह पे ठंडी हवाएं चल रही होती है तो वहाँ पे हाइपोथर्मिया हो जाता है लोगों को, मींस बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ एयर होनी चाहिए। एयर वेलोसिटी डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ एयर, बट एयर मस्ट नॉट बी स्टैग्नेंट, बट द एयर शुड नॉट बी टू मच स्पीडी। इतनी स्पीडी भी ना हो कि इट विल क्रिएट डिस्कम्फर्ट। अगेन मूवमेंट जो है वो एक लिमिट तक होनी चाहिए। तो फोर्थ फैक्टर भी हमें इसका पढ़ लिया है। तो ये चार फैक्टर एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो कि थर्मल कंफर्ट,
के हवाले से है, तो ये मैं इसको रब कर दूंगा। दूसरा किताब वो हमारा है पर्सनल फैक्टर, और ये हमने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किए। पर्सनल फैक्टर और पर्सनल फैक्टर, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर ये थे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर का मतलब ये कि मैं इस रूम के अंदर आया और इस रूम के अंदर जो है मुझे यहाँ की एयर की स्पीड बहुत ज़्यादा लगी, यहाँ की ह्यूमिडिटी कम थी और हॉटनेस टेम्परेचर एयर टेम्परेचर डिफरेंट था, और इसी तरह जो है वो रेडिएंट कोई सोर्स मौजूद था, कोई किचन था, तो दिस इज द इन्वायरमेंटल फैक्टर फॉर थर्मल कंफर्ट। अच्छा, एक ये फैक्टर है कि मैं खुद आया तो मेरा पर्सनल फैक्टर क्या है, ठीक है। तो उसके अंदर दो बातें हमने देखी है। नंबर वन, द क्लॉथिंग ऑफ द पर्सन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो पर्सन है उसने कहीं ऐसी क्लॉथिंग तो नहीं पहनी हुई विच माइट, एक तो मैंने आपको कंडक्शन बताया था, कंडक्शन का ऑपोजिट होता है इंसुलेशन, कंडक्शन का ऑपोजिट होता है इंसुलेशन। कंडक्शन मीन द मूव, आप जो है ना एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना किसी भी चीज को, ठीक है। दूसरा इंसुलेशन मीन्स कि इंसुलेशन का मतलब ये है कि आपकी जो क्लॉथिंग है वो अलाउ ही नहीं कर रही एयर को या हीट को पास होने को, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। बाज वर्कर्स या बाज लोग ऐसे होते हैं जो कि बेचारे डांगरी पहनते हैं और फिर उसके बाद जब वो काम कर रहे होते हैं तो वो जो डांगरी उन्होंने पहनी होती है, ये क्लॉथिंग क्रिएट्स द इंसुलेटिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो उनकी क्लॉथिंग की उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है फॉर डिस्कम्फर्ट। पीपीईस पहना दिए हमने, गॉगल्स पहन लिए, इसी तरह एयर आजकल जो मास्क पहन रहे लोग, तो मास्क जो है वो एक आप गर्मी के अंदर मास्क ज़्यादा देर नहीं पहन सकते, बिकॉज अगेन इट विल क्रिएट इंसुलेशन और इट विल क्रिएट थर्मल डिस्कम्फर्ट, ठीक है। तो पीपीईस इसी वजह से अलाउ नहीं किए जाते, ऐसी क्लॉथिंग जो कि आपने वर्कर को तो पहना दी बट इट क्रिएट्स पर्सनल फैक्टर कि क्लॉथिंग डिस्टर्ब, क्लॉथिंग जो है वो डिस्टर्ब कर रही है। दूसरा ये है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी एक फैक्टर है। इसका मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि इसमें आपने कभी नोट किया होगा कि वहाँ पे ऐसी जगह पे जहाँ पे स्टाफ जो है, सॉरी अभी क्लॉथिंग के हवाले से बता दूँ, एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल मेरे जहन में आ गई कि रूम का टेम्परेचर कितना है, फर्ज किया एक ऑफिस है जिसमें रूम का टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब वहाँ पे एक पर्सन बैठे हुए हैं जिन्होंने सिर्फ शर्ट पहनी हुई है, ठीक है। तो अब वो शर्ट जिन साहब ने पहनी हुई है, हो सकता है उनको इस जगह पे ठंड लगे। एट द सेम टाइम एक साहब नीचे से जब आए तो उन्होंने कोट पहना हुआ था, ठीक है। जब वो कोट पहनी है वैसे ही इज फीलिंग हॉट, तो ये एक फैक्टर है, यानी क्लॉथिंग एक फैक्टर है जो कि आपको सेम टेम्परेचर के अंदर डिफरेंट बिहेवियर दिखा रही होगी। एक साथ जिन्होंने सिर्फ टी शर्ट पहनी हुई है, शर्ट पहनी हुई है, ही इज फीलिंग कोल्ड बिकॉज ऑफ हिज क्लॉथिंग, और एक साथ जो कि कोट पहन के आए हैं, ही इज फीलिंग हॉट एट द सेम टाइम, एट द सेम टेम्परेचर एंड एट द सेम स्पेस, ठीक है। तो क्लॉथिंग एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी, द नेचर ऑफ वर्क द पर्सन इज डूइंग। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, उनका सारा दिन क्या काम है, दे आर यूजिंग द पीसीज, वो कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं एंड कंटिन्यूअसली दे आर वर्किंग फॉर 8 आवर्स, और उसी पीसी पे उनकी पूरी लाइफ होती है, मतलब वो 8 घंटे के लिए उसी पे काम कर रहे हैं। और अब वो जो काम कर रहे हैं उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है, he just thinking, watching, उनकी मूवमेंट नहीं है, अपनी जगह पे बैठ के वो काम कर रहे हैं। इस तरह मार्केटिंग का कोई बंदा है तो बैठ के काम कर रहा है, तो एट द सेम टाइम मेटाबॉलिक एक्टिविटी उनकी क्या है, कम, तो ही माइट फील कोल्डनेस इन दैट एरिया। लेकिन एक साहब ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूअसली उसी जगह पे मूव कर रहे हैं, जिसको हम ऑफिस बॉय भी कहते हैं, वो नीचे भी जा रहा है, स्टेयर्स भी उतर रहा है, स्टेयर्स चढ़ के भी आ रहा है, वो चाय भी बना रहा है। तो अब उस पर्सन की मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिफरेंट है, तो ही माइट फील हॉटनेस इन द सेम एरिया, ठीक है। तो एक ही ऑफिस के अंदर मेटाबॉलिक इन्वायरमेंटल फैक्टर तो सेम है, ठीक है, आपने इन्वायरमेंटल फैक्टर सेम प्रोवाइड कर दिए, लेकिन ड्यू टू क्लॉथिंग और ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर्सनल फैक्टर इज डिफरेंट।
मेटाबॉलिक एक्टिविटी मैंने आपको बताया कि ऑफिस सेम है, सॉफ्टवेयर हाउस ऑफिस है। सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर मोस्टली जो लोग होते हैं, वहाँ पे जो ऑक्यूपेंट्स होते हैं, दे आर वर्किंग ओवर द कंप्यूटर्स, दे हैव नो सच मेटाबॉलिक एक्टिविटी, रनिंग नहीं है उनकी, वॉकिंग नहीं है, बट एट द सेम टाइम उन्होंने एक ऑफिस बॉय रखा हुआ है जिसकी कंटिन्यूसली मूवमेंट हो रही है, कभी वो चाय बनाने जा रहा है, कभी वो किचन में जा रहा है, कभी वो नीचे ऑफिस के काम से जा रहा है, कभी वो सफाई कर रहा है, तो ही उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्सन। तो अब यहाँ पे पर्सनल फैक्टर आ गया कि अब हो सकता है वो एट द सेम प्लेस ही इज फीलिंग हॉटनेस, वो हो सकता है उसको गर्मी लगे, और एट द सेम टाइम जो लोग वहाँ पे बैठे काम कर रहे होंगे उनको उनके पाँव ठंडे होना शुरू हो जाएंगे, मीन्स दे आर फीलिंग कोल्ड, तो वो कहेंगे यार यहाँ पे ठंड है, और उस एट द सेम टाइम आप उस ऑफिस बॉय से सुनोगे सर इतनी तो गर्मी हो रही है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे ठंड हो रही है, तो इट माइट बी डिफरेंट। तो ये दो फैक्टर्स हैं, क्लॉथिंग एक फैक्टर है, मैंने आपको बताया कि कोट पहन के आ गए और एक साथ टी शर्ट पहनी हुई, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं विच माइट बी द कंट्रीब्यूटर ऑफ थर्मल कंफर्ट। तो आज हमने थर्मल कंफर्ट के हवाले से लेक्चर पढ़ा, उसमें मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि वी हैव टू फैक्टर्स जो है थर्मल कंफर्ट क्या होता है, इट इज डीलिंग विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ द ऑक्यूपेंट्स रिगार्डिंग थर्मल एनवायरनमेंट। दो टर्म्स हैं थर्मल एनवायरनमेंट के हवाले से, सेटिस्फैक्शन ऑफ द ऑक्यूपेंट्स, या दूसरा क्या कह सकते हैं नॉट टू मच हॉट नॉट टू मच कोल्ड। सेटिस्फैक्शन मींस नॉट टू मच हॉट नॉट टू मच कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, जो दरमियान का रास्ता है, दैट इज सेटिस्फैक्शन। एंड उसके बाद जो है फिर मैंने आपको इसके फैक्टर्स बताए, दो फैक्टर्स हमने पढ़े हैं थर्मल कंफर्ट के, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है और दूसरा हमारा है पर्सनल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर हमने चार बातें पढ़ी, विच इज एयर टेम्परेचर, यानी एयर का टेम्परेचर जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी। दूसरा हमने पढ़ा था रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट टेम्परेचर, कोई ऐसा सोर्स जो कि कॉज कर सकता है उस जगह पे किसी हीट का या कोल्ड का। इसी तरह फिर हमने पढ़ा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो कल हमने बात कर ली थी, और चौथा हमने पढ़ा जो है वो उसके अंदर एयर वेलोसिटी, एयर की स्पीड क्या है, ठीक है। फिर जब हम पर्सनल फैक्टर पे आए, दो पर्सनल फैक्टर है, दैट इज क्लॉथिंग एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो आज का लेक्चर में आपको क्लोज करता हूँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट टाइम हम फर्दर डिस्कस करेंगे अबाउट, कुछ मैं आपको फॉर्मूले करा दूंगा इसके कि कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।